हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम जो है हमारा ये 1857 का पार्ट 3 है। इससे पहले के 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मेनली कॉजेस ऑफ रिवोल्ट पढ़ा था। तो कॉजेस में हमने देखे थे इसके पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस और आपका मिलिट्री कॉजेस एंड इमीडिएट की आखिरी चिंगारी किस वजह से लगी थी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं जो आपके मेजर इवेंट्स हैं वो क्या थे। वो आपका जो है मेन इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट में है कि सून देयर वाज अ रिवेलियन इन द मेरठ। ये मैं आपको कल बता चुकी थी कि मेरठ में ये यहाँ से मेरठ से स्टार्ट होता है। 9 मई 1987 को यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आपके ब्रिटिशर्स मंगल पांडे हैं उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था एनफील्ड राइफ़ल ना चलाने के लिए। ठीक है, अब है कि उसके अलावा कैप्चर ऑफ दिल्ली। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से सारे सिपाही जो होते हैं वो रातों रात दिल्ली पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जो किंग थे उस टाइम पे बहादुर शाह ज़फ़र, इनको बोलते हैं कि आप जो है इस रिवोल्ट को लीड करो। ठीक है, ये बहादुर शाह ज़फ़र को। और ये बहादुर शाह ज़फ़र जो है अपनी वाइफ जीनत से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और सोचते थे कि अगर मैं रिवोल्ट वगैरह करूँगा तो मेरा राजपाट भी चला जाएगा। और मतलब आप ये समझ लो कि ये ना एक अच्छे किंग ना हो करके एक लाइक लवर थे ना, लवेरिया की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये आनाकानी कर रहे थे, लेकिन इनको फिर एट लास्ट मन मारकर लीडरशिप लेनी पड़ी थी और ये नामात्र के लीडर थे। ठीक है, इन्होंने कोई ऐसा विद्रोह नहीं किया था, बस ये इनका नाम दे दिया था कि ये हमारे राजा हैं, हम इनको अपना राजा मानेंगे, हम इनकी बातें मानेंगे, ना कि हम ब्रिटिशर्स की बातें मानेंगे। ये उद्देश्य था इन्हें एज अ लीडर शो करने का। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, बट बहादुर शाह वॉज ओल्ड एंड कुड नॉट गिव एबल लीडरशिप टू दी सिपॉय। द ओकेजन ऑफ दिल्ली वॉज शॉर्ट लिव। ठीक है, तो दिल्ली का बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था दिल्ली क्योंकि लीडर ही अच्छा नहीं था दिल्ली में। उसके बाद हम देखते हैं फॉल ऑफ दिल्ली कि ब्रिटिशर्स फाइनली क्या किया उन्होंने कि दिल्ली पर अटैक किया जैसे ही उन्हें पता चला। और उन्होंने क्या किया कि 6 दिन के अंदर ही इस विद्रोह को दबा के रख दिया। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने जो दिल्ली है उस पर अपना अधिकार कर लिया, रीऑक्यूपाइड दिल्ली एंड थाउजेंड ऑफ इनोसेंट्स पीपल, उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई थी, किसी को फांसी दे दी गई थी। और जो राजा था कौन, बहादुर शाह ज़फ़र, उसको कहाँ रंगून निर्वासित कर दिया गया था, उसको रंगून भेज दिया गया था और वो वापस कभी भी इंडिया वापस नहीं आ पाया था। इसी के ऊपर कहा गया है कि ज़फ़र इतना बदनसीब था कि उसे दफन करने के लिए अपने देश में 2 गज ज़मीन भी ना मिल सकी, क्योंकि उसे रंगून में ही दफन कर दिया गया था। ठीक है, जहाँ पर रंगून में 1862 में ज़फ़र की डेथ हो जाती है। ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना है। एंड हिज सन वॉज शॉट डेड, दस एंडेड द इम्पीरियल डायनेस्टी ऑफ द मुगल। ठीक है, ज़फ़र के पुत्र की भी हत्या कर दी जाती है, जिससे कि मुगलों का नामो निशान अब इंडिया से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, ऐसे कौन से मेन सेंटर्स थे जहाँ से रिवोल्ट ने एक मजबूती से विद्रोह हुआ था, जहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ था। द रिवोल्ट स्प्रेड ओवर द एंटायर एरिया ऑफ द नेबरहुड ऑफ पटना टू दी बॉर्डर ऑफ द राजस्थान। ठीक है, पटना से राजस्थान, पटना आपका बिहार से राजस्थान के बॉर्डर तक इस पूरे एरिया में अच्छे से फैला हुआ था ये विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ में। देयर वर 6 मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट इन दिस रीजन, मेनली कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर एंड आराह इन बिहार। देखो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप ये ग्वालियर वाला याद रखना। ग्वालियर में हुआ ज़रूर था, बट ये हुआ झांसी की वजह से ही था। मतलब जो झांसी की रानी थी उन्होंने आकर के ग्वालियर के किले पे अधिकार कर लिया था, और जो ग्वालियर के राजा थे वो जाकर के ब्रिटिशर्स की गोद में बैठ गए थे कि हमें बचाओ झांसी की रानी से। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। ठीक है, ना कि सिंधियाओं ने कोई वो किया था। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना स्टेटस था, ग्वालियर का अपना कोई ऐसा स्टेटस नहीं था इस रिवोल्ट में। वो झांसी की रानी की वजह से नाम आ जाता है बस। ठीक है, अब देखते हैं हम लखनऊ। लखनऊ में जो है आपकी बेगम हज़रत महल ने किया था ये। बेगम हज़रत महल वन ऑफ द बेगम ऑफ द एक्स किंग ऑफ द अवध। ठीक है, अवध के जो किंग थे उनकी बेगम थी। उन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ताकि वो अपने राज्य को बचा सकें। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि अवध को कैप्चर कर लिया था, तो उससे क्या हुआ था कि अवध के बहुत सारे सिपाही जो थे
उनकी नौकरियां चली गई थी और अवध के लोगों में, उन सिपाहियों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में विद्रोह था। और जिस राजा या रानी की डायनेस्टी जाती है, राज्य जाता है, उसे तो रहता ही है। तो ये एक रीज़न रहा था कि अवध ने विद्रोह किया, ठीक है। वरना अवध जो है, अवध के बारे में एक स्टेटमेंट है कि अवध जो है एक ऐसी दुधारू गाय थी अंग्रेज़ों के लिए, जिसे वो जब चाहते थे दूध धो लेते थे। ऐसा समझ लो कि जब कोई गाय होती है तो उससे आप 2 टाइम धोओगे तभी तो दूध निकलेगा, पर अवध एक ऐसी उनके लिए गाय थी अंग्रेज़ों के लिए, जितना जो चाहते थे ना वो मुँह मांगा अंग्रेज़ों को मिल जाता था, ठीक है। अब हम देखते हैं कानपुर के बारे में। कानपुर में आपका नाम मिलेगा नाना साहब तात्या टोपे का, क्योंकि ये जो बाजीराव पेशवा थे सेकंड, इनके जो दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र थे आपके नाना साहब, उनको पेंशन देने से मना कर दिया था। इस वजह से इन्होंने रिवोल्ट किया था और इनका साथ दिया था आपके तात्या टोपे ने। इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं कि कानपुर को जो है ब्रिटिशर्स ने फिर से अपने अधिकार में ले लिया था। नाना साहब हार गए थे इस विद्रोह को। फ्रेश रीइंफोर्समेंट अराइव्ड हुआ और द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड विद ट्राइबल वेंजेंस एंड द रिबेल्स वर ईदर हैंग्ड। उनको मार दिया गया था या फांसी लटका दी गई थी। उनको नाना साहब को कैद कर लिया गया था। बट द ब्रिलियंट कमांडर तात्या टोपे भाग गए थे और उनको वो अरेस्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में कर लिया गया था उनको अरेस्ट, और उनको बाद में फांसी भी दे दी गई थी। ये हाल हुआ था आपके कानपुर का। फिर आता है आपका झांसी। यहाँ पर थी, आप सभी को पता है, रानी झांसी लक्ष्मीबाई। इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था कि आपने जो अपना पुत्र गोद लिया है इसको हम राजा नहीं बनने देंगे। आप गोद लो, इसको पालो पोसो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट ये राजा नहीं बनेगा। आपका राज्य जो है, अब क्योंकि आपका कोई पुत्र नहीं है इसलिए वो ब्रिटिशर्स इंडिया में मिला लिया जाएगा। उससे रानी ने विद्रोह किया। उसका ही नतीजा था कि ये झांसी इसमें इन्वॉल्व हुआ। एट लास्ट आप सबको पता है कि क्या होता है कि ये झांसी की रानी है, ये झांसी से पहुंचती हैं ग्वालियर, और ग्वालियर में कालपी में लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए ग्वालियर की समाधि झांसी की रानी की समाधि ग्वालियर में है, ठीक है। कुछ मिस है हुआ है क्या मुझसे? ये देखिए, ग्वालियर एंड कैप्चर्ड इट सिंधिया अ लॉयल एलाई ऑफ द ब्रिटिश। ये सिंधिया जो थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा चापलूस थे ब्रिटिशर्स के। वॉज ड्राइव्ड आउट, भगा दिया था। फियर्स फाइटिंग ऑलोड द रानी ऑफ झांसी फॉट विद द टाइग्रेस। शी डाइड फाइटिंग द वेरी टू द वेरी एंड द ग्वालियर वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। मतलब ग्वालियर पे वापस जब रानी मर जाएगी झांसी की, तो फिर ग्वालियर वापस अंग्रेज़ों के पास ही चला जाएगा, या सिंधिया को दे देंगे, वो बात एक ही है, ठीक है। अब मेरे को आपको यहाँ पे एक ये बात बतानी थी कि रानी जो झांसी है उसके अगेंस्ट में जो ब्रिटिश लीडर था, कौन था वो? कैप्टन यूरोज था। ये आप याद रखना, क्वेश्चन आता है। और जब झांसी की रानी की डेथ होती है तो यूरोज ने उनकी डेथ पर उनको एक स्टेटमेंट कहा था कि ये मरी हुई लेडी ही एकमात्र इस युद्ध में मर्द थी, बाकी सब तो ऐसे ही थे। मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से फाइट किया था झांसी की रानी ने। अब हम देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार में आपके थे कुंवर सिंह, ठीक है। ये काफ़ी ओल्ड थे बट काफ़ी पावरफुल थे और इन्होंने बिहार की से रिवोल्ट किया था। अब देखते हैं हम कि इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने किस टाइप से दबाया था। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट लास्टेड फॉर मोर देन अ ईयर। 1 साल से ज़्यादा ये विद्रोह चला था। और 1858 के मिड में 9 मई 1957 में स्टार्ट हुआ था, और लगभग 1.5 साल 1 साल तक 58 के लगभग आधे 58 तक, जुलाई 58 तक ये चला था। 14 मंथ आफ्टर दी आउटब्रेक एट मेरठ, पीस वॉज फाइनली प्रोक्लेम्ड बाय कैनिंग, ठीक है। कैनिंग आया था उसके बाद में, गवर्नर जनरल कैनिंग के टाइम पे ये रिवोल्ट हुआ था 1857 का। आप ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब इसके फेल होने के रीज़न क्या थे? रीज़न ये थे कि लिमिटेड अपराइजिंग थी। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आपका पूरा इंडिया है, तो ये जो था ना, ये ऐसे पॉकेट्स में, मतलब बहुत कम पॉकेट में ये फैला हुआ था। ये पूरा एरिया इससे बचा पड़ा था। इस एरिया में यहाँ पर तो था, ठीक है, बिल्कुल भी ये रिवोल्ट नहीं था। तो इस वजह से जब ये शॉर्ट एरिया में होगा तो ब्रिटिशर्स को दबाना आसान हो जाएगा। वहीं अगर पूरे में अगर कोई भी चीज़ फैल जाती है तो उसको दबाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
तो लिमिटेड अपराइजिंग थी। ऑल्दो द रिवोल्ट वॉज फेयरली वाइड, लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री रिमेन्ड अनअफेक्टेड। द रिवोल्ट वॉज मेनली कन्फाइंड टू दी द्वाब, ये एरियाज थोड़े याद रखना, द्वाब रीजन, सिंध, राजपूत, कश्मीर वॉज मोस्ट पार्ट ऑफ द पंजाब, ठीक है। द सदर्न प्रोविंस डिड नॉट टेक पार्ट इन इट। ये जो आपका सदर्न पार्ट है मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सिंध, राजपूता, कश्मीर ये भी इसके पार्ट नहीं थे, ठीक है। और ये इस वजह से क्या है कि फेल हो जाता है, क्योंकि ये पूरा ऑल ओवर इंडिया स्ट्रगल नहीं बन पाया था। और कई सारे लोगों ने, कई सारे किंग्स ने इस रिवोल्ट को दबाने में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, जैसे कि आपके सिंधिया, होलकर, राणा ऑफ जोधपुर डिड नॉट सपोर्ट दी रिबेल। इन लोगों ने विद्रोहियों का कोई साथ नहीं दिया था। सिंधिया ग्वालियर के थे, होलकर कहाँ के थे, होलकर इंदौर के थे, राणा ऑफ जोधपुर, ठीक है। अब हम देखते हैं नो इफेक्टिव लीडर। इंडिया के लीडर्स कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे, और जब कोई एक इफ़ेक्टिव लीडर नहीं होता है ना, तो किसी भी चीज़ को अंजाम तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं एक अच्छा लीडर होता है तो चीज़ें एक प्लान्ड और अच्छे तरीके से होती हैं। और 1857 के रिवोल्ट की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही थी कि इसमें एक कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। लोग बस लड़ रहे थे, उन्हें ये नहीं पता है कि अगर हम लड़ कर के जीत भी जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है। और जब तक आपको यही नहीं पता है तो आप क्या कर लोगे। कोई कहीं से लड़ रहा है, कोई कहीं से लड़ रहा है, कोई किसी वजह से लड़ रहा है, कोई किसी वजह से लड़ रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है, और आपस में ही लड़ रहे हैं। कि मतलब कुछ लोग इनके खिलाफ हैं, किसके, जो इंडियंस विद्रोह कर रहे हैं उनके खिलाफ हैं, तो वो आपस में लड़ रहे हैं, और ब्रिटिशर्स के साथ तो लड़ ही रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये रिवोल्ट हार जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज थे, आपको पता है इंडियंस के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज, इंडियंस के पास में ब्रिटिशर्स जितने उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिशर्स के पास में एडवांस गन थी, और जो इंडियंस थे वो अपनी तलवार, भाले, इन सब से लड़ाई कर रहे थे। तो गन से और भाले और बच्चियों की लड़ाई होनी है तो जीतना तो गन को ही है ना, ठीक है। अब देखते हैं द रिबेल्स लैक्ड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मैन, ठीक है। ब्रिटिशर्स थे, उनके पास में ट्रेंड आर्मी मैन, ट्रेंड सोल्जर्स थे, बट इंडियंस के पास में सब कुछ नहीं था। यहाँ पे कहीं किसान लड़ रहे थे, कहीं मजदूर लड़ रहे थे, कुछ सिपाही भी लड़ रहे थे, कुछ तो इस टाइप से, ठीक है। द इंग्लिश ऑन द अदर हैंड रिसीव्ड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ द मैन, मनी एंड आर्म्स इन इंडिया, ठीक है। और ब्रिटिश के पास में इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास ने जो है इस रिवोल्ट में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। द इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास, द रिच मर्चेंट, ट्रेडर्स एंड जमींदार ऑफ द बंगाल हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवोल्ट। अब आप सोच रहे होंगे इन लोगों ने क्यों सपोर्ट किया था, ब्रिटिश जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों ने इसलिए सप्रेस किया था क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे थी राजशाही, यहाँ पे होते थे किंग, और इंग्लैंड में उस टाइम थी डेमोक्रेसी। तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो डेमोक्रेसी को पसंद करते थे, और वो ये सोचते थे कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में आएंगे तो वो डेमोक्रेसी लाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे वो इस गलत फहमी में जी रहे थे, इस वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया, इंडियंस का नहीं। सेकंड हम जाते हैं रिच मर्चेंट्स पर, ट्रेडर्स पर, ज़मींदार्स पर, ठीक है। देखिए इनमें क्या होता था कि ब्रिटिश गुड्स इंडिया आता था तो ट्रेडर्स उसको बेचते थे तो उनको प्रॉफिट मिलता था। रिच मर्चेंट्स थे वो भी ब्रिटिशर्स का इसीलिए साथ देते थे। और आपके जो ज़मींदार हैं, ज़मींदार इसलिए साथ देते थे क्योंकि इनको ब्रिटिशर्स जो हैं क्या दिलवाते थे, ज़मींदारी, जिसमें इनको ये राइट होता था कि ये जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, उनसे किसी भी तरीके से टैक्स या कर की वसूली करें। ब्रिटिशर्स को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस तरीके से क्या अत्याचार करके वसूली कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स को सिर्फ ये होता था कि आप हमें टाइम पर ला करके इतना कर वसूल करके दो। तो इससे ज़मींदार इनके ऊपर कितना भी अत्याचार करते थे किसानों के ऊपर, और जो एक्स्ट्रा पैसा लेते थे वो अपनी जेब में रख लेते थे, और जो फिक्स्ड पैसा होता था वो कि ब्रिटिशर्स को दे आते थे। तो ज़मींदार भी खुश और ब्रिटिशर्स भी खुश, और दुखी कौन, किसान। लेकिन जब राजा लोग होते थे और जो अच्छे राजा थे तो वो ये जो बीच वाले लोग थे ना, अच्छे राजा, उनको नहीं रखते थे और ख़ुद किसानों से अपनी वसूली करवाते थे, जिससे कि किसानों पर अत्याचार नहीं होता था, ठीक है। तो ये एक रीज़न था किसका, ज़मींदार का, किसको सपोर्ट करने का, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि इस रिवोल्ट का रिज़ल्ट क्या हुआ था। रिज़ल्ट ये हुआ था इस रिवोल्ट का कि ब्रिटिशर्स के हाथ पैर
मतलब उनकी नींव हिल चुकी थी। उन्हें ये लगा कि अब इस तरीके का रिवोल्ट हुआ है और हम इस रिवोल्ट में हार जाएंगे और हमें इंडिया छोड़ कर के जाना पड़ेगा, इंडिया जैसी एक अच्छी कॉलोनी हमारे हाथ से निकल जाएगी। आप सबको पता है इंडिया सोने की चिड़िया थी, तो इंडिया बहुत ही एक फ़ायदे वाली उपनिवेश या कॉलोनी था। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। लेकिन वो जीत कैसे गए? वो जीत इस वजह से गए क्योंकि आपने ये देखा कि ये जो मिडिल मैन है, मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर हैं, ये इनको हेल्प कर रहे हैं और कुछ किंग थे, उन्होंने भी इस रिवोल्ट को दबाने में हेल्प किया था। और इसके अलावा कुछ ऐसे किंग और ऐसे लोग थे जिन्होंने इस रिवोल्ट में कुछ हाथ पैर ही नहीं मारे, ना तो ब्रिटिशर्स के साथ मारे और ना ही इंडियंस के साथ मारे। वो अपने साफ़ सुथरे होकर के घर पे बैठे रहे। और जो साथी जो इंडियंस लोग थे उनमें कोई यूनिटी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई उन्हें पता नहीं था अब हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो बस लड़ रहे थे, ठीक है, गुस्से में भर करके। तो इन सब वजह से क्या होता है, रिवोल्ट दबा दिया जाता है और जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद में उन्हें ये बुद्धि आ जाती है कि भाई अगर आपको जीतना है, अगर इंडिया में अब रूल करना है तो अपने आप को थोड़ा सुधारो, ठीक है। कैसा सुधारो? कि अपने फ़ायदे के बारे में सोचो, इंडिया में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है उससे मत सोचो, ठीक है। जैसे कि पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सती प्रथा को एंड किया था, तो जब ये रिवोल्ट उसका एक सती प्रथा की वजह से भी इस रिवोल्ट में कुछ लोग शामिल हुए थे, तो उन्होंने ऐसी जो अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस थी, सती प्रथा को बंद करना या विधवा पुनर्विवाह चालू करना, इन सब ऐसे मैटर्स में अब बोलना बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम्हारा धर्म है तुम जानो, ठीक है। दूसरी चीज़, एक वाइट मैन बर्डन थ्योरी आप लोगों ने सुना होगा। इसमें ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो गोरे लोग हैं, वो इन काले लोगों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो इनको सभ्य बनाएंगे, वो इनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, ये गोरे लोग ही काले लोगों का उद्धार कर सकते हैं, ऐसी कुछ थ्योरी थी, ठीक है। और जो है काले लोगों को, इंडियंस को एक हीन भावना से देखते थे। तो ये सारे काम बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा जो सेना थी उसमें इंडियन सोल्जर्स का नंबर अब कम कर दिया गया था, ब्रिटिशर्स सोल्जर्स का नंबर ज़्यादा कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया, तब उस टाइम पे इनको फील हुआ कि ये सोल्जर्स रिवोल्ट कर रहे हैं तो फिर हम अपना शासन कैसे करें। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स और क्या पॉइंट्स हैं। द रिवोल्ट ऑफ द 1857, द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ द 1857 वाज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया। द रिवोल्ट मार्क्ड द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया से ना ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था। अब आप लोग सोचोगे अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था तो ब्रिटिशर्स तो 1947 तक थे इंडिया में, अंग्रेज़ तो 1947 में गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हुआ और अब सीधा ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल होने लगा, महारानी का रूल होने लगा, ठीक है। अभी तक देखो कंपनी जो थी ना वो यहाँ पर ट्रेड करने आई थी, यहाँ पर व्यापार करने आई थी, पर उसने व्यापार की जगह यहाँ पर क्या, हर चीज़ में, राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब जब ब्रिटिश संसद को ये चीज़ पता चली कि ये वहाँ पे व्यापार नहीं कुछ और ही कर रहे हैं, तो ब्रिटिश संसद ने कंपनी को बोला अब आप इंडिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे, अब सीधा महारानी यानी कि क्राउन का वहाँ पर शासन होगा, ठीक है। इंडिया नाउ, क्योंकि आपको एक चीज़ बताऊं कि जो अंग्रेज़ अधिकारी, जो कंपनी के अधिकारी थे, वो यहाँ इतना अत्याचार करते थे ये ब्रिटिश संसद को भी नहीं पता था। ब्रिटिश संसद इतनी ज़्यादा अत्याचारी नहीं थी जितनी कंपनी अत्याचारी थी, ठीक है। इंडिया नाउ केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। दिस वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट द दरबार इन इलाहाबाद। ये इलाहाबाद में दरबार लगा था। 1858 का वहाँ पर एक्ट आया था, उसमें कैनिंग ने ये अनाउंसमेंट किया था, ठीक है, कि अब यहाँ पर क्राउन का शासन होगा, कंपनी का शासन ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद में दस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेकन ओवर बाय दी क्वीन विक्टोरिया विच इन इफैक्ट मेंट दी
ब्रिटिश पार्लियामेंट द गवर्नर जनरल्स ऑफिस वॉज रिप्लेस्ड बाय दैट ऑफ वाइसरॉय। हाँ, पहले वाइसरॉय, पहले गवर्नर जनरल टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती थी कहाँ पर, इंडिया में। अब उसकी जगह किसने ले ली, वाइसरॉय। अब वाइसरॉय अपॉइंट होने लगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह पे, अब वाइसरॉय आ गए, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि 1857 के बाद में आपको वाइसरॉय पढ़ने को मिलते हैं, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और कैनिंग जो थे ये आपके आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और पहले वाइसरॉय थे, ठीक है। वाइसरॉय का मतलब होता है महारानी का प्रतिनिधि, ठीक है, उसको वाइसरॉय बोला जाता था। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज अबॉलिस्ड। हाँ, ये जो आपका हड़प नीति थी डलहौजी को, इसको ख़त्म कर दिया गया था। अब गोद लेने की प्रथा को परमिशन दे दी गई थी, दत्तक पुत्र को राजा भी बनाया जा सकता था, ठीक है। द राइट टू अडॉप्ट सन एज लीगल हेयर वॉज एक्सेप्टेड। द रिवोल्ट ऑफ 1857 पेव्ड द वे फॉर फर्दर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया। और यहाँ से जो आपके इंडियंस थे, जो भारतीय थे, उन्हें ये समझ आ गया कि अगर हम एकता के साथ संघर्ष करेंगे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तो हमें इनसे मुक्ति मिल सकती है। और इसके बाद समय समय पर आपने देखा होगा भारतीयों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब भी उन्हें लगा गड़बड़ हो रहा है, अपनी आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ काफ़ी बार पूरी नहीं तो कुछ हद तक सुनी गई, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा 1857 का रिवोल्ट यहाँ ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको इस पूरे को रिवाइज़ करवा दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।